नमस्कार साथियों, तिलक बाल निकेतन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाईटेक तिलक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने पहले की क्लासों में पादप रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन किया और पादप रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन करके आपने पिछले 2 पार्ट में पादप रोग विज्ञान का इंट्रोडक्शन और उसका हिस्ट्री पढ़ा। आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पादप रोग विज्ञान का टॉपिक, जिसकी अपनी क्लास है तीसरे नंबर की क्लास, और उसी क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शब्दावली, या फिर अंग्रेज लोग इसी को कहते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? टर्मिनोलॉजी। यानी कि कुछ एक शब्द है जिनके बारे में अपन को क्या करना है, जिनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। किनके बारे में करना है? जिनके बारे में अध्ययन करना है। जैसे एक शब्द है अपने पास, क्या है? क्लोरोसिस। क्या है बच्चों? क्लोरोसिस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हरिमाहीनता। इस शब्द के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? इस शब्द के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? इस शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? हरिमाहीनता के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से आगे चलते हैं। हरिमाहीनता का अर्थ होता है हरेपन का हीन होना, यानी कि कमी होना। यानी आपको केवल इतना समझना है कि ये जो क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस में हरेपन का, पौधे के हरे भाग का क्या होता है? हीन होता है, कमी होती है। यानी कि पौधे के हरे भागों से क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पौधों में हरेपन का जो कारण होता है, किसका कारण? हरेपन का जो कारण होता है, हरेपन का कारण कौन होता है बच्चों? हरेपन का कारण होता है क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। किसका हरेपन का कारक होता है? यदि आपके पौधों से क्लोरोफिल ही नष्ट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका पौधा हरा नहीं रहेगा, आपका पौधा पीला पड़ जाएगा। और इस पीला पड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? क्लोरोसिस कहा जाता है, हरिमाहीनता कहा जाता है। यानी कि साधारण भाषा में यदि आपको बताऊं तो इसका अर्थ केवल इतना होता है कि पौधे में क्लोरोफिल वर्णक की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि क्लोरोफिल की कमी के कारण आपका पौधा पीला पड़ जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही पौधे में हरेपन के लिए जिम्मेदार होता है। आपको आपकी आंखों से दिखता है, पौधा कैसा दिखता है? हरे रंग का दिखता है। उसका एक कारण होता है, और वो कारण होता है क्लोरोफिल वर्णक। और यदि ये क्लोरोफिल वर्णक ही नष्ट हो जाए आपके पौधे से, तो ऐसी प्रक्रिया क्लोरोसिस कहलाती है। और ऐसी प्रक्रिया के कारण पौधा क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। पहली परिभाषा आपने ये देखी, पहली शब्दावली आपने ये देखी। दूसरी शब्दावली जो इसी से मिलती जुलती है, जिसे अंग्रेज लोग इटियोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इटियोलेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे हिंदी वाले बच्चे इसे पांडुरता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पांडुरता कहते हैं। इसमें भी पौधा पीला पड़ता है, इसमें भी पौधा पीला पड़ता है। क्या होता है बच्चों? पौधा पीला पड़ता है। लेकिन इसमें कारण क्या होता है? प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पौधा पीला पड़ता है। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण पौधा पीला पड़ना क्या कहलाता है? पांडुरता या इटियोलेशन कहलाता है। यानी कि केवल मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताई, जिनके बारे में एक का नाम था क्लोरोसिस, एक का नाम है इटियोलेशन। क्लोरोसिस में होता क्या है कि क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है पौधे से यदि क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, यानी कि जो हरा पौधा आपको दिखता है, यदि इस हरेपन के दिखने का कारण ही समाप्त हो गया, तो पौधा फिर आपको नहीं दिखेगा। कैसा नहीं दिखेगा? हरा नहीं दिखेगा, फिर आपको पौधा दिखेगा पीला। यानी कि पौधे के हरे भागों से क्लोरोफिल नष्ट होने के कारण पौधे के हरे भाग पीले दिखने लगते हैं। वह प्रक्रिया कहलाती है क्लोरोसिस।
दूसरी प्रक्रिया जो इसी से मिलती जुलती है, जिसे कहा जाता है इटियोलेशन। हिंदी वाले मेरे जैसे लोग इसे पांडुरता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पांडुरता कहते हैं। इसमें भी पौधा पीला पड़ता है, लेकिन 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 इसमें कारण होता है प्रकाश की अनुपस्थिति। प्रकाश की अनुपस्थिति हो जाती है, आपके पौधे अंधेरे में रह जाते हैं, उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? सूर्य का प्रकाश यदि नहीं मिल पाता तो आपका पौधा क्या होगा? आपका पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आपके पौधे से क्लोरोफिल वर्णक नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या है? अंधेरा है, अंधेरा। यानी कि प्रकाश नहीं मिल रहा। किसको नहीं मिल रहा? आपके इस पौधे को प्रकाश नहीं मिल रहा। यदि इस पौधे को प्रकाश नहीं मिलेगा, यदि मेरे पौधे को प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मेरा पौधा प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो क्या होगा? मेरा पौधा पीला पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? पौधा पीला पड़ जाएगा। यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति या फिर अंधेरे के कारण पौधों का पीला पड़ना इटियोलेशन या पांडुरता कहलाता है। दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी का नाम है अतिवर्धन। क्या नाम है बच्चों? अतिवर्धन। और एक टर्मिनोलॉजी का नाम है जिसे आप कहते हो अतिवर्धी। क्या कहते हो? अतिवर्धी। पहली जो टर्मिनोलॉजी है जिसे आप क्या कहते हो? अतिवर्धन कहते हो। अंग्रेज लोग इसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरप्लेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइपरप्लेसिया कहते हैं। अंग्रेज लोग इसे क्या कहते हैं? हाइपरप्लेसिया। ठीक उसी प्रकार अतिवर्धी को अंग्रेज लोग कहते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी कहते हैं, हाइपरट्रोफी कहते हैं। यानी कि दोनों में क्या होता है? दोनों में होता है क्या होता है? एक चीज होती है, इसमें क्या होता है? कोशिका की किसकी? कोशिका की संख्या में कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी। संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? अतिवर्धन कहलाता है। अतिवर्धन। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना बच्चों क्या कहलाता है? अतिवर्धन कहलाता है या फिर हाइपरप्लेसिया कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं आपको कहूं कि कोशिका का आकार बढ़ना जिसके कारण यदि कोई वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि को कहा जाता है अतिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। किसके आकार में वृद्धि बच्चों? कोशिका के आकार में वृद्धि। यानी कि जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है आकार, यहाँ जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है संख्या। यानी कि हाइपरप्लेसिया में आपको दिखेगी संख्या और ट्रॉफी आकार में बड़ी होती है। यानी कि आकार देखा जाता है ट्रॉफी का। किसको कितनी बड़ी ट्रॉफी मिली? मेरे को छोटी मिली, आपको बड़ी मिली, क्योंकि आप में लक्षण अच्छे थे, आपका काम अच्छा था। अब समझाते हैं। जैसे उदाहरण कैसे समझोगे आप? जैसे समझोगे आप, जैसे समझ सकते हो टैलेंट है तुम्हारे अंदर, टैलेंट, और टैलेंट से ही आप समझ पाओगे क्या होता है हाइपरप्लेसिया और क्या होता है हाइपरट्रोफी। पहला शब्द आपने कहा कोशिका के संख्या में वृद्धि होगी। मैंने कहा ये मेरे पास एक कोशिका है, वन सेल। क्या है? एक कोशिका है। एक कोशिका, इस एक कोशिका में विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ और इससे बन गई तीन कोशिका। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका। यानी कि एक कोशिका से तीन कोशिकाएं बन गई। यानी कि कोशिका के नंबर में वृद्धि हुई है, संख्या में वृद्धि हुई है। यानी कि एक कोशिका से तीन कोशिकाओं का बनना, यानी कि संख्या में वृद्धि हो रही है। और संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है बच्चों? संख्या में वृद्धि होना ही हाइपरप्लेसिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? हाइपरप्लेसिया कहलाता है। यहीं से समझते हैं। मेरे पास एक और कोशिका है, ये भी मेरे पास एक है, लेकिन इस कोशिका का जो आकार है, इस कोशिका का आकार माना कि 2 mm है। मान रहे हो? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। कोशिका का, मेरे पास एक कोशिका है, इस कोशिका का आकार कितना है? 2 mm है। कितना है? 2 mm है। इस कोशिका का आकार 2 mm से कितना हो गया? 5 mm हो गया। कितना हो गया बच्चों? 5 mm हो गया। यानी कि आकार में वृद्धि हो गई, कोशिका हष्ट पुष्ट हो गई, मोटी हो गई, कोशिका मोटी।
यानी कि कोशिका के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है? अति वृद्धि कहलाता है। और कोशिका की संख्या में वृद्धि होना, नंबर्स में वृद्धि होना क्या कहलाता है? हाइपरप्लेसिया कहलाता है। दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि दोनों शब्द अच्छे से समझ में आए तो आगे दो और शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? दो और शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। एक शब्द जिसका नाम है एकांतर परपोषी। क्या नाम है? एकांतर परपोषी, अल्टरनेट होस्ट। एकांतर परपोषी क्या है बच्चों? एकांतर परपोषी। दूसरा शब्द है पैथोवार। क्या है बच्चों? पैथोवार है, पैथोवार। यानी कि यहां से समझना है एकांतर परपोषी होता क्या है? एकांतर परपोषी वह परपोषी होता है यानी कि दो अलग अलग पौधों की वह जातियां जो किसी एक कवक के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है। केवल इतना समझना है, पहले समझाते हैं उसके बाद में डेफिनेशन। मेरे पास ये दो पौधे हैं। एक पौधे का नाम है महोनिया पौधा। क्या है बच्चों? महोनिया पौधा। एक पौधे का नाम है बारबरी पौधा। क्या नाम है? बारबरी पौधा। एक पौधा है महोनिया पौधा, एक पौधा है बारबरी पौधा। आपके मेरे पास, इस गरीब के पास एक खेत है। इस खेत में मैं एक फसल उगाता हूं जिसका नाम है गेहूं की फसल। क्या नाम है बच्चों? गेहूं की फसल। गेहूं में एक भयंकर बीमारी लगती है जिसका नाम है रोली रोग। क्या लगती है? रोली रोग। और इसी रोली रोग को अंग्रेज लोग रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रस्ट कहते हैं, रस्ट। यानी कि मेरे पास एक खेत है, उस खेत में मैंने गेहूं की फसल बुआई की है और गेहूं की फसल बुआई करने के बाद मेरे खेत में गेहूं की फसल में जो फेमस रोग लगता है उसका नाम है रोली रोग। यानी कि जब मैं गेहूं की फसल उगाऊंगा, मेरे इस खेत में गेहूं की फसल उगाऊंगा, तो इस खेत में एक रोग आएगा जिसका नाम है रोली रोग। ये जो रोली रोग होता है बच्चों, ये रोली रोग मुख्यतः एक कवक से फैलता है। किससे फैलता है? कवक से फैलता है। कवक का नाम है पक्सीनिया स्पीसीज। क्या नाम है बच्चों? पक्सीनिया स्पीसीज। इसकी अलग अलग जातियां अलग अलग प्रकार के रोग फैलाती है। आपकी गेहूं में मुख्यतः 3 प्रकार की रोली फैलती है, 3 प्रकार का रस्ट फैलता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इस खेत में 12 महीने, कौन से महीने? 12 महीने ही में गेहूं उगाऊंगा, नहीं उगा सकता। 4 साढ़े 4 महीने गेहूं का जीवन चक्र होता है। यानी कि 4 से साढ़े 4 महीने में गेहूं की फसल कट जाती है। यानी कि यदि मेरे इस खेत में 4 महीने जब तक गेहूं रहेगा तब तक आपके ये कवक लग सकता है। इसके बाद तो नहीं लग सकता क्योंकि गेहूं की फसल होगी ही नहीं। कहां से लगेगा बच्चों? कहां से लगेगा? नहीं लग सकता। लेकिन इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। किसको चाहिए? इस कवक को भोजन चाहिए। और ये जो भोजन प्राप्त करता है वो मुख्यतः इन 2 पौधों से प्राप्त करता है। यानी कि यहां से केवल एक बात समझ में आती है, और वो बात ये समझ में आती है कि आपके जहां जहां आप गेहूं उगाओगे वहां आपको 2 पौधे देखने को मिल सकते हैं। एक पौधा होगा महोनिया का, एक पौधा होगा बारबरी का। यानी कि ये दोनों पौधे इस कवक को जिंदा रखते हैं या भोजन देते हैं। कब? जब आपके खेत में गेहूं की फसल नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चों? गेहूं की फसल नहीं होती, तब ये भोजन देते हैं किसको? पक्सीनिया कवक को, ताकि पक्सीनिया कवक जिंदा रहे। और जब भी आप गेहूं की फसल की बुआई करोगे, क्या करोगे बच्चों? गेहूं की फसल की बुआई करोगे, तब ये कवक वापस से आपके गेहूं के फसल को रोगी कर देगा, गेहूं की फसल को रोग फैला देगा। यानी कि इससे एक चीज समझ में आई कि ये जो मेरा पक्सीनिया कवक है ये जिंदा रह रहा है। किस पे जिंदा रह रहा है? 2 पौधों पे जिंदा रह रहा है। एक का नाम है बारबरी झाड़ी, एक का नाम है महोनिया झाड़ी। यानी कि इससे जो परिभाषा निकलती है वो ये निकलती है कि एकांतर परपोषी वह पौधे होते हैं, वह 2 पौधे जिनमें से वह एक पौधा, इन दोनों में से भी वह एक पौधा। कौन से? इन दोनों में से भी वह परपोषी पौधा जो इस कवक के, किसी कवक के, कौन सा कवक है? पक्सीनिया कवक। इस कवक के जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि अब यहां पे समझाता हूं। एक पौधा था महोनिया का और एक पौधा था आपके किसका? बारबरी का। यानी कि 2 अलग अलग प्रजातियों के वह परपोषी पौधे
दो अलग अलग प्रजातियों के वह परपोषी पौधे जो किसी भी कवक के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है, वह कहलाता है एकांतर परपोषी। जैसे पक्सिनिया कवक का एकांतर परपोषी है बारबरी झाड़ी। बारबरी झाड़ी केवल बारबरी झाड़ी इस वजह से है क्योंकि माना कि ये मेरा खेत है, इसमें गेहूं नहीं है, और गेहूं नहीं है तो दो पौधे होने की पॉसिबिलिटीज है किसकी, एक महोनिया का हो सकता है, एक बारबरी का हो सकता है। लेकिन यदि महोनिया का पौधा नहीं भी रहेगा तो अभी मेरा कवक जिंदा रह जाएगा और ये इंतजार करेगा, किसान भैया कब आप गेहूं उगाओगे, जब भी आप गेहूं उगाओगे मैं जिंदा है। किसके ऊपर जिंदा है, मैं बारबरी झाड़ी के ऊपर जिंदा है। कोई बात नहीं, आपको पता चल गया कि महोनिया झाड़ी को मैं खाता हूं तो आपने महोनिया झाड़ी को नष्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी जिंदा रहेगा। किस पे जिंदा रहेगा, बारबरी झाड़ी पे जिंदा रहेगा। यानी कि यहां से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि दो अलग अलग परपोषी पौधे हैं, एक का नाम है महोनिया, एक का नाम है बारबरी झाड़ी। इन दोनों में से भी वह एक पौधा कौन सा है, बारबरी का पौधा, जो किसी कवक कौन सा कवक है, पक्सिनिया कवक। इस कवक के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि महोनिया झाड़ी नहीं भी होगी, केवल बारबरी होगी तो भी कवक जिंदा रहेगा। लेकिन बट यदि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आपके पास खेत में महोनिया झाड़ी है लेकिन नहीं है बारबरी झाड़ी, नहीं है केवल महोनिया झाड़ी है, तो आपका कवक जिंदा नहीं रहेगा बच्चों, नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है बच्चों कि आपके खेत से आप महोनिया झाड़ी को निकालो या ना निकालो, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। किसको निकालना पड़ेगा, यदि आपको कवक को मारना है, कवक को नुकसान पहुंचाना है तो बारबरी झाड़ी को सबसे पहले नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बारबरी झाड़ी एकांतर परपोषी है, अल्टरनेट होस्ट है। किसका अल्टरनेट होस्ट है, ये पक्सिनिया कवक का अल्टरनेट होस्ट है। यानी कि केवल आपको इतना ही समझना है, क्या समझना है कि ये जो अल्टरनेट होस्ट है कौन है, बारबरी झाड़ी, ये आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों है, क्योंकि यही उस कवक के जीवन चक्र को पूरा करती है जो कि आपके गेहूं की फसल में रोली रोग फैलाता है, रस्ट डिजीज फैलाता है। आई बात समझ में। एकांतर परपोषी की साधारण परिभाषा फिर से आपको एक बार और बता देता हूं, जिसे अल्टरनेट होस्ट कहते हैं, एकांतर परपोषी। ये एकांतर परपोषी होते क्या है, एकांतर परपोषी दो अलग अलग जातियों के परपोषी पौधों में से वह एक पौधा जो किसी कवक के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है बच्चों, एकांतर परपोषी कहलाता है। दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था पैथोवार। क्या बताया था बच्चों, पैथोवार बताया था। पैथोवार क्या होता है, पैथोवार जीवाणु की उपजाति होती है। किसकी उपजाति होती है, जीवाणु की होती है। किसकी होती है बच्चों, जीवाणु की उपजाति होती है। यानी कि मेरे पास एक जीवाणु है जिसकी दो अलग अलग उपजातियां हैं, यानी कि मेरे पास एक ही जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, मैंने कहा मेरे पास जेंथोमोनास नामक जीवाणु है, जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। ये जीवाणु एक ही है, इसकी दो अलग अलग जातियां हैं, एक का नाम है सिट्राई, दो अलग अलग उपजातियां हैं, एक का नाम है सिट्राई और एक का नाम है मालवेसियरम। क्या नाम है बच्चों, मालवेसियरम नाम है। यानी कि यहां से आपको यह समझना है कि किसी एक जीवाणु की वह उपजाति जो किसी विशेष पौधे को ही नुकसान पहुंचाए, विशेष पौधे में ही रोग फैलाए, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है पैथोवार कहा जाता है। जैसे कि ये जो आपके सिट्राई प्रजाति है जेंथोमोनास जीवाणु की, ये केवल नींबू वर्गीय पौधों में ही रोग फैलाती है। किसमें रोग फैलाती है, नींबू वर्गीय पौधों में ही रोग फैलाती है। ये जो मालवेसियरम प्रजाति है ये केवल कपास में ही रोग फैलाती है। किसमें फैलाती है, कपास का जीवाणु अंगमारी इसी के द्वारा होता है। यानी कि यहां से आपको यह समझना है कि जीवाणु की वह उपजाति जो किसी विशेष पौधे को, बताओ विशेष को रोग फैला रही है ना, ये जो सिट्राई होगी प्रजाति जेंथोमोनास जीवाणु की, वह सिट्राई प्रजाति केवल और केवल नींबू वर्ग के पौधों को नुकसान पहुंचाएगी, इसके अलावा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक उसी प्रकार ये जो जेंथोमोनास की मालवेसियरम प्रजाति है, ये केवल और केवल किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये केवल और केवल
किसको नुकसान पहुंचाएगी? यह केवल और केवल कपास को नुकसान पहुंचाएगी। यानी कि ये जलेबी खाती है तो ये जलेबी ही खाएगी, ये मावा खाती है तो मावा ही खाएगी, ये नहीं खाएगी मावा खत्म होने पर जलेबी नहीं खाएगी, और ये जलेबी खत्म होने पर मावा नहीं खाएगी। यानी कि स्पेशल चीज है, स्पेशल को ही नुकसान पहुंचाएगी। मालवेसियरम कपास में रोग फैलाती है तो कपास में ही रोग फैलाएगी, दूसरे पौधों में रोग नहीं फैलाएगी। नींबू में रोग फैलाती है कौन? सिट्राई प्रजाति। किसकी सिट्राई प्रजाति? ज़ैंथोमोनास की सिट्राई प्रजाति। किसमें रोग फैलाती है? नींबू में रोग फैलाती है, तो फिर ये दूसरों में रोग नहीं फैलाएगी। दोनों परिभाषाएं आपके समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आ गई है तो आगे चलते हैं। एक और शब्द आता है जिसका नाम है नेक्रोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? नेक्रोसिस कहते हैं। हिंदी वाले इसे उत्पक्षय कहते हैं। यदि हिंदी में पढ़ोगे तो इसकी परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। पादप की कोशिकाओं तथा उत्तकों की मृत्यु होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। नेक्रोसिस उत्तकों की मृत्यु होना, उत्तकों की टिश्यूज की मृत्यु होना नेक्रोसिस कहलाता है। उत्तकों की मृत्यु होना क्या कहलाता है? नेक्रोसिस कहलाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। यह कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज आपको बताता हूं। क्या होता है डिजीज? क्या होता है डिजीज? डिजीज को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। रोग क्या कहते हैं बच्चों? और क्या होता है डिसऑर्डर? क्या होता है डिसऑर्डर? क्या होता है डिसऑर्डर? डिसऑर्डर को हिंदी वाले विकार कहते हैं, अंग्रेज लोग इसे डिसऑर्डर कहते हैं, और इसे डिजीज कहा जाता है, हिंदी वाले इसे रोग कहते हैं। रोग वह प्रक्रिया है जो कि आपके पौधों में हानिकारक लक्षण उत्पन्न करती है। क्या करती है? हानिकारक लक्षण उत्पन्न करती है। यह पीड़ा देने वाले लक्षण उत्पन्न करती है। जब भी आप बीमार होते हो तब आपको ऐसे लक्षण आते हैं कि आपको दुख होता है, आपको पीड़ा होती है, दुविधा होती है। यानी कि ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों? हानिकारक प्रक्रिया है जो क्या करती है? जो निरंतर उत्तेजना उत्पन्न करके पीड़ादायक लक्षण उत्पन्न करती है, हानिकारक या दुखदायक लक्षण उत्पन्न करती है, डिजीज कहलाती है। डिजीज या फिर जैविक तथा, इसकी एक और डेफिनेशन आपको बता सकता हूं, जैविक तथा मध्य जैविक कारकों के द्वारा, मध्य जैविक यानी कि बायोटिक और मीजोबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा जो भी बीमारियां होती है उन बीमारियों को क्या कहा जाता है? डिजीज कहा जाता है। लेकिन समझने योग्य बात है, अजैविक कारकों के द्वारा जितनी भी बीमारियां होगी, अजैविक कारकों के द्वारा जितनी भी बीमारियां होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपके डिसऑर्डर कहलाएगी, विकार कहलाएगी। अजैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? अजैविक कारक ऐसे कारक होते हैं जिनमें क्या नहीं पाया जाता? जीव नहीं पाया जाता। यानी नहीं, जैविक यानी जीव नहीं है। किसमें नहीं है? ऐसे कारक जिनमें जीव नहीं है। ऐसे कारकों के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियां क्या कहलाती है? विकार या डिसऑर्डर कहलाती है। जैसे जेडन की कमी से धान में होता है खेरा रोग। क्या होता है बच्चों? धान का खेरा रोग होता है। जेडन में बताओ कोई जीव है क्या? नहीं है, ये तो धातु है। क्या हो सकती है? धातु या अधातु के कारण जितने भी रोग होते हैं, जितने भी पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, वो सारे के सारे अजैविक की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? अजैविक की श्रेणी में। और अजैविक की श्रेणी में आने वाले सभी कारकों को और इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों को डिसऑर्डर कहा जाता है या फिर विकार कहा जाता है। यहां तक कि आपके बात समझ में आई होगी। अब मुख्यतः आपके जो क्या होते हैं, आपके जो रोग जनकों का वर्गीकरण किया गया है, रोग जनकों का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण है बच्चों? रोग जनकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि रोग जनकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका? वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन किसका? रोग कारकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मुख्यतः रोग कारक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक। क्या होते हैं बच्चों? बायोटिक। दूसरा प्रकार होता है मीजोबायोटिक। क्या होता है? मीजोबायोटिक होता है। और जो तीसरा प्रकार होता है उसे कहा जाता है एबायोटिक। क्या कहा जाता है? एबायोटिक। यानी कि पहला जो प्रकार है उसका नाम है
जैविक। क्या नाम है बच्चों? हिंदी वाले इसे जैविक कहते हैं, इसे मध्य जैविक कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य जैविक कहते हैं। और इसे कहते हैं अजैविक। क्या कहते हैं बच्चों? अजैविक कहते हैं। आगे देखो, आगे आगे देखना, आगे आगे कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं ठीक वैसे ही देखेंगे। 3 प्रकार के रोग कारक हो सकते हैं। पहला प्रकार कौन सा बताया? पहला प्रकार जैविक, अर्थात जिनमें जीव पाया जाए। क्या पाया जाए? जीव पाया जाए। ऐसे कारकों से यदि कोई रोग हो रहा है तो ऐसे कारकों को जैविक कारक कहा जाता है, बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। जैसे जैसे एक होता है कवक। कवक से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि रोली रोग होता है, जैसे कि पछेती अंगमारी होता है, जैसे जीवाणु, जीवाणु से भी बहुत रोग होते हैं, जैसे कपास का जीवाणु अंगमारी हो गया, जैसे आपके धान का भूरापन चित्ती रोग हो गया। इसके बाद में तीसरा आता है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा भी एक प्रकार का रोगजनक है जो आपके मुख्यतः पौधों में रोग फैलाता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघु पर्णचित्ती रोग, ये सारे किसके द्वारा होते हैं? फाइटोप्लाज्मा से। इसके बाद में एक और आता है स्पाइरोप्लाज्मा। क्या आता है बच्चों? स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा भी एक प्रकार का बायोटिक फैक्टर है जो आपके पौधों में रोग फैलाता है। मक्का में स्टंड रोग इसी के द्वारा होता है। इसके अलावा पांचवा होता है शैवालों के द्वारा होने वाले रोग। शैवालों के द्वारा होने वाले रोग भी किसकी श्रेणी में आते हैं? जैविक की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और भी बताऊं तो और भी, जैसे सूत्रकर्मियों के कारण होने वाले रोग भी, सूत्रकर्मियों के कारण होने वाले रोग भी कौन से रोग कहलाते हैं? जैविक रोग कहलाते हैं। या ऐसे कारक कौन सी श्रेणी में आते हैं? जैविक कारकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे के ऊपर आते हैं वापस। दूसरा है मध्य जैविक। मध्य जैविक में मुख्यतः 3 प्रकार के आते हैं। एक का नाम है विषाणु, जिसे आप वायरस भी कहते हो। एक का नाम है वायरोइड। क्या आता है बच्चों? वायरोइड। और तीसरा आता है प्रियोन। प्रियोन। यहाँ पे अंतर केवल इतना है, यहाँ पे अंतर केवल इतना है कि ये जो मध्य जैविक होता है ये मुख्यतः मर्तजीवी होता है। क्या होता है? मर्तजीवी। ये खुद मर्तजीवी होता है, लेकिन 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 जैसे ही इसको कोई जीवित कोशिका मिलती है ये खुद भी जीवित हो जाता है। इसे कहा जाता है मध्य जैविक। यानी कि कभी ये जीवित रहता है, कभी ये मृत रहता है, इसी कारण इसे मध्य जैविक कहा जाता है। न तो जीने में है न मरने में है, बीच में झूल रहा है बेचारा। कौन? वायरस, वायरोइड और प्रियोन। ये जो वायरस होता है, ये जो वायरस होता है मुख्यतः पादप प्लस जंतु दोनों में रोग फैलाता है। किसमें रोग फैलाता है? पादप प्लस जंतु में। जैसे टोबैको मोजेक वायरस, जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ठीक उसी प्रकार ये जो वायरोइड होता है, वायरोइड, यह मुख्यतः प्लांट्स में रोग फैलाता है। किसमें? पादपों में रोग फैलाता है। किसमें फैलाता है बच्चों? पादपों में रोग फैलाता है। जैसे नारियल का कड़क कड़क रोग किसके द्वारा होता है? वायरोइड के कारण होता है। तीसरा आता है प्रियोन। प्रियोन मुख्यतः जंतुओं में रोग फैलाता है, यानी कि पादपों में रोग नहीं फैलाता। कौन नहीं फैलाता? प्रियोन नामक मध्य जैविक। किसमें रोग नहीं फैलाता? पादपों में रोग नहीं फैलाता। मीजोबायोटिक आपके समझ में आए होंगे। मीजोबायोटिक के बाद में लास्ट वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है एबायोटिक, या फिर इसे कहा जाता है अजैविक। यहां से आपको यह समझना है कि अजैविक में जिनमें जीव नहीं पाया जाता वो कारक होते हैं अजैविक कारक। जैसे पहला हो गया पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग, सारे के सारे अजैविक की श्रेणी में आते हैं। जैसे धान का खेरा रोग किससे होता है? धान खेरा रोग किससे होता है? जैडन की कमी के कारण होता है। जैसे ब्लॉसम एंड रोट डिजीज ऑफ टोमेटो, जैसे ब्लॉसम एंड रोट डिजीज, जिसे BER कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉसम एंड रोट डिजीज ऑफ टोमेटो। ये मुख्यतः कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जैसे डाइबैक ऑफ नींबू का डाइबैक किससे होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? डाइबैक किसके कारण होता है? डाइबैक मुख्यतः कॉपर की कमी के कारण होता है। यानी कि पोषक तत्वों की कमी से जितने भी रोग होते हैं वो सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? अजैविक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार तापमान के कारण, तापमान के कारण जितने भी रोग होते हैं वो सारे भी किसकी श्रेणी में आते हैं? वो सारे भी अजैविक की श्रेणी में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि तापमान
वाले रोग भी किस श्रेणी में आते हैं? अजैविक की श्रेणी में। मतलब तापमान में भी जीव नहीं है, तापमान में भी जीव नहीं है, इस वजह से अजैविक आ गया। तापमान से दो तरीके से रोग फैल सकता है, एक तापमान के बढ़ने से रोग फैल सकता है, एक तापमान के घटने से रोग फैल सकता है। यानी कि तापमान के बढ़ने से और घटने से दोनों तरीके से रोग फैलता है। तापमान बढ़ गया, क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा, तापमान घट गया, तापमान घट गया। जो तापमान बढ़ने के कारण रोग होता है उसे कहा जाता है सूरज दाग, सन स्केल्ड कहा जाता है, सूरज दाग कहा जाता है। यह मुख्यतः आपके सनफ्लावर सूरजमुखी में देखने को मिलता है। यानी कि सूरज दाग रोग, सन स्केल्ड रोग मुख्यतः तापमान की वृद्धि के कारण होता है और मुख्यतः सूरजमुखी में होता है, सनफ्लावर में होता है। दूसरा तापमान के कारण ही, यानी कि तापमान की कमी होने के कारण रोग हो रहा है। इस रोग का नाम है मुख्यतः पाला या तुषार, जिसे कहते हैं पाला या तुषार। क्या होता है पाला या तुषार? सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे भी नीचे चला जाता है तो आपके जो पौधों की कोशिकाओं में जो पानी भरा है वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और बर्फ में कन्वर्ट होने के कारण कोशिकाएं मर जाएगी और कोशिकाएं मर जाएगी। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पाला या तुषार। कब कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, वापस समझा रहा हूं। सर्दियों के दिनों में जब तापमान 0 डिग्री या इससे भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तब आपके पौधे जो कि 90 से 96% आपका पौधा जो होता है, ये जो एक पौधा है, इस पौधे का लगभग 90 से 96% पार्ट किसका बना होता है? पानी का बना होता है। जब सर्दियों के दिनों में यही तापमान कितने डिग्री से 0 या इससे भी नीचे चला जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है, तब ये 90 से 96% जो पानी है, ये पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पानी बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि आपके पौधों की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पाला या तुषार। तीसरा प्रकार इसमें एक और आता है अजैविक में। एक बताया पोषक तत्वों के कारण, एक बताया तापमान के कारण और एक और बता रहा हूं जिसे कहा जाता है प्रदूषण के कारण। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जो आम का काला सीरा रोग होता है, आपने देखा होगा। ये आम है, आम कैसा है? ऐसा ही होता है। अरे भाई साहब, ऐसा आम कब से होने लग गया? लेकिन मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता। इसका जो आगे वाला सीरा होता है ये काला हो जाता है, काला। कैसा हो जाता है? काला सीरा। यानी कि ये मुख्यतः प्रदूषण के कारण होता है। जो आपके ईंटों के भट्टे होते हैं, वहां से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण आपका ये जो आम का आगे वाला सीरा होता है काला हो जाता है। आप सोचते हो काला नहीं है ये तो कुछ नहीं है, ये तो काला लग गया है, इसको तो खा लेगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे इस काला, ये रोग थोड़ी है, रोग नहीं है ये तो खा लेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो आज आम मिला है, मैं तो खाएगा, कुछ भी हो जाए मैं तो इस काले वाले आम को भी खाएगा। तुम तो ब्लैक हर्ट हुए आलू को नहीं छोड़ते, फिर इस फल को कैसे छोड़ोगे जिसमें थोड़ा सा छिलका काला हुआ है? तुम्हें क्या पता कि ये रोग है? तुम्हें तो पता होता फिर भी तुम खा जाते, क्योंकि तुम्हें तो बड़ी मुश्किल से आम मिला है। क्या मिला है बच्चों? आम मिला है। यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ये जो आम में प्रदूषण के कारण रोग हो रहा है, जिसे ब्लैक टिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। क्या कहा जाता है? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, काला सीरा रोग कहा जाता है। किसका? आम का काला सीरा रोग। यह मुख्यतः आपके प्रदूषण के कारण होता है। सल्फर ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, दो मुख्य गैसें होती है जो आपके ईंटों के भट्टों से निकलती है। इन गैसों के कारण आपके पौधों में रोग फैलता है। और कौन से पौधे में? आम के पौधे में। मुख्यतः आम का जो आगे वाला सीरा होता है, उस सीरे में क्या हो जाता है? कालापन छा जाता है, वो सीरा काला हो जाता है। इसे कहा जाता है ब्लैक टिप रोग। ऐसे रोग, कौन से रोग? मैंने आपको रोग कारकों का वर्गीकरण बताया, जिसमें एक बताया जैविक, ऐसे कारक जिनमें जीव होता है, जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, फाइटोप्लाज्मा हो गया, स्पाइरोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, शैवाल हो गया, निमेटोड हो गया। ये सारे के सारे जैविक कारक है। कौन से कारक है? जैविक कारक। दूसरा मैंने बताया मेसोबायोटिक या मध्य जैविक, ऐसे कारक जो कभी मरे हुए दिखते हैं, कभी जीवित दिखते हैं, यानी कि एक्चुअली में होते हैं ये मरे हुए, मृत होते हैं, लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका मिलती है, कौन सी कोशिका मिलती है? जीवित कोशिका मिलती है। जीवित कोशिका मिलने के बाद ये कहेगा कि अब मैं जिंदा हो गया, अब मैं जिंदा हो गया, और ये जिंदा हो जाता है। यानी कि ये खेल खेलता, नाटक करता, नाटक, और नाटक भी कैसा करता है? कभी मरने का नाटक करता है, कभी जिंदा होने का नाटक करता है। इसी वजह से इनको कहा जाता है मेसोबायोटिक
और कौन सा हिंदी में कहते हैं मध्य जैविक। क्या कहते हैं? मध्य जैविक। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के रोग कारक दिए गए हैं। एक वायरस जो पादप और जंतु दोनों में रोग फैलाता है, एक वायरोइड जो केवल पादपों में रोग फैलाता है, और एक प्रियोन जो कि मुख्यतः जंतुओं में रोग फैलाता है। मीजोबायोटिक का उदाहरण है। तीसरा प्रकार बताया अजैविक, एबायोटिक। ये जो अजैविक कारक होते हैं ये मुख्यतः कौन कौन से होते हैं? इनमें जीव नहीं पाया जाता। एक बताया आपको पोषक तत्व है, एक बताया आपको क्या बताया प्रदूषण, एक बताया आपको क्या बताया मैंने, एक बताया तापमान, तापमान के कारण भी जो रोग होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? वो सारे के सारे किसमें आते हैं? वो सारे के सारे अजैविक में आते हैं। यहाँ की यानी कि आपने क्या पढ़ा? यहाँ आपने केवल और केवल इतना पढ़ा। क्या पढ़ा? केवल और केवल इतना पढ़ा जो कि आपके जितने भी रोग कारक होते हैं